सभी को नमस्कार। भारतीय ज्ञान मीमांसा के उद्भव और विकास को लेकर गत सप्ताह एक व्याख्यान मैंने दिया था, जो भारतीय ज्ञान मीमांसा कल, आज और कल इस शीर्षक के अंतर्गत विमर्श श्रृंखला की एक कड़ी है। उस व्याख्यान में मैंने बताया कि हमारे आचार्यों ने किस प्रकार चिंतन परंपराओं को, शास्त्र परंपराओं को सरिताओं के प्रवाहों की तरह माना। प्रत्येक सरिता का, नदी का प्रवाह अपने उद्गम पर बहुत सूक्ष्म होता है, फिर वह विपुलतर होता चला जाता है, विस्तार ग्रहण करता है, कई कई धाराओं में नदी का प्रवाह बढ़ता है सागर में मिलने के पहले। सरितामिव प्रवाहा तुच्छा प्रथमम यथोत्तरम विपुलाः, ऐसा राजशेखर कहते हैं। किस प्रकार से हमारी ज्ञान की परंपराएं वैदिक काल से विस्तार को प्राप्त होती रही हैं, परवर्ती काल तक, आधुनिक काल तक, और उनकी कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियां रही हैं, उस पर भी मैंने उस व्याख्यान में विचार किया। उन ज्ञान परंपराओं में एक के बहुली भवन का संधान किया जाता रहा है, एक अपने आप को अनेक बनाता है, और अंततः अनेकत्व में पुनः एकता का दर्शन किया जाता है। तो एक का बहुली भवन और उस बहुलता में पुनः एकत्व में उसकी विश्रांति होना, इसको कतिपय दृष्टांतों से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। और ये दोनों दृष्टियां परंपरा में ज्ञान मीमांसा को लेकर मिलती हैं। एक केंद्रापसारी दृष्टि है, सेंट्रीफ्यूगल दृष्टि है, जिसको पुष्प के दृष्टांत से यदि देखें तो पुष्प की पंखुड़ियां अपने वृंत से किस प्रकार प्रस्फुटित होकर के और कई कई बनती हैं। इस रूप में भी हम ज्ञान परंपराओं की अनेकता को समझ सकते हैं। और उन पंखुड़ियों का एक एक केंद्र में जुड़ाव सदैव रहता है, अपने वृंत में, एक गुच्छक में वे बंधी रहती हैं। इस दृष्टि से यदि हम उन पंखुड़ियों को देखते हैं तो केंद्राभिमुख दृष्टि वह होती है, सेंट्रीपीटल दृष्टि वह होती है। यह कतिपय प्रवृत्तियां, एकता में अनेकता का संधान और अनेकता में पुनः एकता की विश्रांति, भारतीय ज्ञान मीमांसाओं की रही है। भारतीय ज्ञान परंपराओं के विकास के 4 चरण हम मान सकते हैं, यह भी मैंने कहा, जिसमें विक्रम से या ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व ज्ञान परंपराएं हमारी आरंभ होती हैं। और प्रथम चरण उनका 1000 विक्रम पूर्व या 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसको मंत्रकाल या उद्भव काल भी कह सकते हैं। द्वितीय चरण, जिसको उन्मेष काल या सूत्रकाल भी कह सकते हैं, 1000 विक्रम पूर्व या 1000 ईसा पूर्व से विक्रम के आविर्भाव तक या ईसा के आविर्भाव तक हम मान सकते हैं। और तृतीय चरण, विकास काल या भाष्यकाल हम कह सकते हैं, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी से या प्रथम शताब्दी विक्रमाब्द से लगाकर 10वीं शताब्दी तक पूरी सहस्राब्दी, यह हम मान सकते हैं। और अंतिम चरण में विस्तार काल, जो 11वीं शताब्दी से आज तक सातत्य में, निरंतर्य में चला आ रहा है हमारे साथ। इन चारों चरणों में विद्याओं का एक से अनेक के रूप में विकास होता रहा। आरंभ में एक ही विद्या थी, एक विद्य प्रस्थान उसको कहा गया। त्रैविद्य प्रस्थान उससे बना, 3 विद्याएं हो गईं, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता। ऐसा अनेक आचार्य बताते हैं, राजशेखर भी बताते हैं, कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं। तो ऐकविद्य प्रस्थान से त्रैविद्य प्रस्थान, एक विद्या सब मिलाकर के है, एक ही विद्या है, उसको वेद हम कहें, ज्ञान कहें, सनातन ज्ञान की परंपरा कहें, वह त्रैविद्य प्रस्थान या 3 विद्याएं उससे निकलती हैं। अपने उद्गम से कई धाराएं उसकी जो होती हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता,
वार्ता तो कृषि और पशुपालन है, त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, और आन्वीक्षिकी मूलतः जितने दर्शन हमारे हैं वे सब आन्वीक्षिकी विद्या में समाहित रहे हैं। सांख्य, योग और लोकायत, ये 3 विद्याएं आरंभ में आन्वीक्षिकी मानी गई। उसका भी विकास होकर के 6 विद्याएं आन्वीक्षिकी के अंतर्गत स्वीकार की गई। अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि सांख्य, योग और लोकायत ये आन्वीक्षिकी मिलकर के कहलाते हैं, और बहुत प्रशंसा उन्होंने आन्वीक्षिकी की है। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणाम् शश्वदान्वीक्षिकी मता। सारी विद्याओं के लिए दीपक की तरह है, सारे कर्मों के लिए उपाय है, सारे धर्मों का आश्रय है यह आन्वीक्षिकी विद्या। उसमें लोकायत, जिसे चार्वाक दर्शन कहा जाता है, वह भी आन्वीक्षिकी विद्या में एक विद्या है, और सांख्य और योग ये दोनों विद्याएं तो उसके अंतर्गत हैं ही। तो यह आद्य विद्या के रूप में आन्वीक्षिकी को मान्यता हमारी परंपरा में, हमारी ज्ञान मीमांसा की परंपरा में दी जाती रही है। आगे चलकर 6 विद्याएं, जैसा कि राजशेखर 10वीं शताब्दी में बताते हैं, आन्वीक्षिकी में 6 विद्याएं फिर स्वीकार की गई। उसका भी विस्तार किया गया पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और लोकायत ये पूर्व पक्ष में, और सांख्य, न्याय और वैशेषिक ये 3 विद्याएं उत्तर पक्ष के रूप में। ये 6 जो विद्याएं हैं ये मिलकर के आन्वीक्षिकी कहलाती हैं। त इमे षट तर्काः, काव्य मीमांसा में राजशेखर कहते हैं कि ये 6 विद्याएं तर्क प्रधान हैं, इसलिए इनको आन्वीक्षिकी, अनुईक्षण जिसमें होता है, अन्वेक्षण जिसमें होता है, ऊह अभ्यूह परीक्षण तर्क के द्वारा जिसमें किसी विषय का विशेष रूप से किया जाता है, ये तर्क प्रधान विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी तर्क विद्या, यह भी उसका लक्षण राजशेखर करते हैं, और कहते हैं कि तर्क का उपयोग बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और लोकायत इनमें तो होता ही है, सांख्य, न्याय और वैशेषिक इन 3 दर्शनों में भी होता है। इसलिए ये 6 मिलकर के आन्वीक्षिकी कहे जाते हैं। यह आन्वीक्षिकी का स्वरूप 10वीं शताब्दी में किंचित परिष्कार पूर्वक राजशेखर ने प्रतिपादित किया। तो आन्वीक्षिकी आद्य विद्या रही है, और इसका भी विस्तार और विकास होता गया है, और इसमें लोकायत दर्शन सबसे प्रमुख विद्या आरंभ में रही। उसके साथ सांख्य और योग ये विद्याएं भी मिलाकर के 3 विद्याएं आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत स्वीकार की गई। यह त्रैविध्य प्रस्थान है, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता। फिर चतुर्विध्य प्रस्थान हो जाता है, दंड नीति, जिसको डिप्लोमेसी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ये सारी विद्याएं दंड नीति के अंतर्गत आ जाती हैं। अर्थशास्त्र जिसको कहा गया वह उसमें जुड़ जाता है, तो 4 विद्याएं हो जाती हैं। ये 4 विद्याएं चतुर्दश विद्याएं हो जाती हैं। इन 4 विद्याओं में 6 वेदांग और इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा ये मिलाकर चतुर्दश विद्याएं हो जाती हैं। चतुर्दश विद्याओं में भी 4 और विद्याएं जोड़ देते हैं तो अष्टादश विद्याएं हो जाती हैं। छांदोग्य उपनिषद में 18 विद्याओं का उल्लेख किया गया है। नारद जाते हैं सनत कुमार के पास और वो बताते हैं कि मैंने ये 18 विद्याएं सीखी हैं। ऋग्वेदम भगवोऽध्यायि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृयम राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्प देव जन विद्याम, एतद भगवोऽध्यायि। 18 विद्याओं के नाम गिना करके वो कहते हैं कि ये मैंने अब तक सीखी है। पितृ विद्या उसमें है, यह श्राद्ध विधि है। राशि गणित विद्या है। दैव विधि डिसास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, आने वाली विपत्तियों का ज्ञान पहले से होना। और वाकोवाक्य उक्ति प्रत्युक्ति का शास्त्र है, तर्क कैसे करना, जिरह बहस कैसे करना। एकायन विद्या उसमें आई है। शंकराचार्य शांकर भाष्य में बताते हैं कि यह नीति शास्त्र है। देव विद्या वो कहते हैं कि निरुक्त है। इस प्रकार से क्षत्र विद्या धनुर्वेद है, नक्षत्र विद्या ज्योतिष है। ये देवजन विद्या, इसमें गंध युक्ति जिसको परफ्यूमरी कहते हैं,
और नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्प आदि विज्ञान, ये सब भी इसमें आती हैं। तो इस प्रकार से अनेक विद्याएं अष्टादश विद्याओं के समूह के भीतर विश्रांत हो जाती हैं। यह उपनिषदों में इतना विकास हो चुका था और इनमें भी नवीन विद्याओं का मध्यकाल में आकर के समावेश होता रहा। राजशेखर ने कहा कि पंचमी साहित्य विद्या, यदि 4 विद्याएं चतुर्विद्य प्रस्थान है तो पांचवी विद्या साहित्य विद्या को माना जाना चाहिए। यदि 6 वेदांग है तो सप्तम वेदांग अलंकार को माना जाना चाहिए। तो वेदांगों में नवीन वेदांग, वेदों में भी पंचम वेद, कहीं महाभारत को पंचम वेद कहा गया, कहीं असुर वेद, भूत वेद, ये ब्राह्मण ग्रंथों में ही बताया गया कि आसुर वेद भी है, अन्य वेद भी हैं 4 वेदों के अतिरिक्त। तो हमारे यहाँ नदी के प्रवाह को जिस तरह से रोका नहीं जाता, निरंतर वह आगे बढ़ता है, उस तरह से विद्याओं में निरंतर विकास होता है और त्रैविद्य से चतुर्विद्य प्रस्थान बनता है। 4 वेदों से 5वां वेद भी उसमें समाहित होता है। वेद 4 यदि हैं तो उपवेद उसमें जुड़ जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद अर्थशास्त्र है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। इस प्रकार से उपवेद उसमें जुड़ जाते हैं। तो यह 1 विद्या, 3 विद्या, 4 विद्याएं, चतुर्दश या 14 विद्याएं, 18 विद्याएं, 9वीं शताब्दी में शुक्र नीति में शुक्राचार्य 32 विद्याओं का परिगणन करते हैं और उसमें वे अन्य जो विद्याएं जोड़ते हैं, नास्तिक मत, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, शिल्प, अलंकृति या अलंकार जिसको सौंदर्य शास्त्र कहा है, देश भाषाएं, अवसरोक्ति, यावन मत जिसको यवनों का मत या इस्लामिक फिलॉसफी, देशादि धर्म, इन सब को जोड़ करके 32 विद्याएं हो जाती हैं। 9वीं शताब्दी में ये 32 विद्याएं गुरुकुलों में पढ़ाई जाएं, ऐसा शुक्राचार्य शुक्र नीति में कहते हैं। तो इन सभी विद्याओं का जो मैंने बताया कि 4 चरण, उद्भव काल, उन्मेष काल, विकास काल और विस्तार काल, इनमें विकास पिछले अनेक सहस्र वर्षों से, कई सहस्राब्दियों से हमारे यहाँ होता रहा। कहीं कहीं कभी गत्यवरोध आया, किसी विद्या परंपरा में कहीं गत्यवरोध आया। नदी भी आगे बढ़ती है तो कहीं उसका प्रवाह अटक सकता है, कहीं वह रुक जाती है। सरस्वती तो सूख भी गई, तो ऐसा भी हुआ। पर यह माना गया कि मूलतः सरिताओं के प्रवाह की तरह प्रथम सूक्ष्म और फिर विस्तार ग्रहण करती हुई प्रत्येक विद्या की स्वाभाविक परंपरा ही है कि वह अनेक शाखा प्रशाखाओं में अपने आप को विस्तारित करती हुई अनंत होती है और इन सब विस्तार की कोटियों में कहीं न कहीं एक प्रवाह, एकत्व बना रहता है। मैं कुछ विषय लेकर के यह स्पष्ट करूंगा कि कैसे वह विद्या इन 4 चरणों में कई हजार साल पहले वैदिक काल से लगाकर 21वीं शताब्दी में आज के दिन तक विकसित होती रही है। जैसे व्याकरण की परंपरा को हम लें तो वेदों में व्याकरण तो प्रतिपादित किया ही गया है, वाक्सूक्त है, वाक्सूक्त में व्याकरण की बीजभूत अवधारणाएं प्रतिपादित की गई। 4 चरण जो वाणी के बताए ऋग्वेद में, गुहा त्रीणिंगिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। वाणी के 3 चरण तो गुहा में अव्यक्त रूप में विराजमान है और जो चतुर्थ चरण है वैखरी, उसको मनुष्य बोलते हैं। तो यह परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये जो वाणी के 4 चरण व्याकरण दर्शन में भर्तृहरि ने बताए, उनका संकेत ऋग्वेद में कर दिया गया। अनेक इस प्रकार के व्याकरण संबंधी, व्याकरण का जो तत्व चिंतन है, जिसके आधार पर व्याकरण को हमारे यहाँ एक दर्शन के रूप में प्रतिष्ठा दी गई और माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में व्याकरण दर्शन को एक दर्शन के रूप में समाहित किया, जोड़ा उसको उन्होंने, और भर्तृहरि को एक महान दार्शनिक के रूप में सम्मान प्रदान किया गया, जो कि वाक्यपदीयम व्याकरण ग्रंथ
व्याकरण दर्शन के ग्रंथ के प्रणेता हैं। तो ये उद्भव काल में ईसा से कई हजार साल पहले से लगा करके 1000 ईस्वी पूर्व तक व्याकरण के जो मूलभूत तत्व हैं उन पर चिंतन मंत्रों में किया जाता रहा। यह मंत्र काल था व्याकरण का। उसका उन्मेष काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से ईसा के आविर्भाव तक की पहली सहस्राब्दी है, ईस्वी पूर्व की, ईसा पूर्व की सहस्राब्दी, उसमें पाणिनि के पूर्व व्याकरण के जो अनेक आचार्य हुए उन सबका नामोल्लेख किया जा सकता है। जैसे व्याडी पाणिनि के पूर्व हो चुके थे, यास्क जिन्होंने निरुक्त की रचना की वे पाणिनि के पूर्व हो चुके थे, और 500 ईस्वी पूर्व के लगभग या उससे पहले पाणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी का प्रणयन किया। पाणिनि के पहले भी व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, उनका भी प्रचार होता रहा। पाणिनि के पश्चात पतंजलि, कात्यायन, ये इस उन्मेष काल में आ जाते हैं। फिर व्याकरण का जो विकास काल है यह ईसा की प्रथम सहस्राब्दी या विक्रम पश्चात प्रथम सहस्राब्दी, 1000 वर्षों का कम से कम समय है। इसमें व्याकरण दर्शन को अनन्य साधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम के द्वारा एक दर्शन के रूप में वाणी विषयक जो चिंतन है, वाक विषयक जो चिंतन है, उसकी अनेक उपपत्तियों को शब्दाद्वैतवाद के द्वारा प्रतिष्ठित किया। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये जो शब्दाद्वैतवाद है, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म, उसी से जगत विवर्तित हुआ है। इसको उन्होंने दार्शनिक उपपत्तियों के द्वारा जिस प्रकार से प्रमाणित किया, वह आज का जो चिंतन है भाषा विषयक, उसकी अनेक मान्यताओं को पूर्व में समेट लेता है, एंटिसिपेट कर लेता है। यह हम भर्तृहरि में देखते हैं। और किस प्रकार से जो आधुनिक दार्शनिकों में कई दार्शनिकों ने, विटगेन्स्टाइन आदि ने माना कि यह जो सृष्टि हम देखते हैं यह भाषा का कंस्ट्रक्ट है, भाषा के द्वारा संसार की रचना की जाती है। उसी परंपरा में काव्यशास्त्र में भी यह माना गया कि यह शब्द की ज्योति से संसार प्रकाशित होता है। यदि शब्दाभयम ज्योति रा संसारान न दीप्यते, दंडी काव्यादर्श में कहते हैं, इदम अंधम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्। यदि शब्दाभयम ज्योति रा संसारान न दीप्यते, तो यह शब्द की ज्योति से संसार प्रकाशित है और शब्द प्रकाशक है, यह तो माना ही गया। भट्टोजी दीक्षित तो कहते हैं कि शब्द आरंभक भी है, वह रचता भी है संसार को। तो भाषा से हम एक संसार को रचते हैं। यह व्याकरण दर्शन था। इसके आधार पर काव्य का दर्शन निर्मित किया गया कि जो संसार है हमारा वह शब्दों से रचा गया है, काव्य के शब्दों से रचा गया है। तो व्याकरण दर्शन और काव्य का दर्शन ये साथ साथ चलते हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्थान ये है। विकास काल में ईसा के पश्चात की पहली सहस्राब्दी में भर्तृहरि के वाक्यपदीयम के पश्चात काशिका जैसे विश्वकोशात्मक व्याकरण ग्रंथ का प्रणयन किया गया, जो त्रिमुनि की परंपरा, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इनकी जो परंपरा उन्मेष काल में या भाष्य काल में हुई थी, प्रवर्तित हुई थी, उसका व्याख्यान विस्तार से किया काशिकाकार ने। काशिका में धर्मकीर्ति ने रूपावतार लिख करके एक नई प्रवृत्ति को इस काल में जन्म दिया। प्रक्रिया की जो पद्धति है वह व्याकरण के क्षेत्र में आई, और विस्तार काल जो चौथा है 11वीं शताब्दी से लगाकर 21वीं शताब्दी तक, उसमें हम देखते हैं कि महान वैयाकरण हुए और नव्य व्याकरण आ गया। व्याकरण दर्शन का विकास और भी अधिक हुआ और कई चिंतक व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में भी हुए। नागेश भट्ट हैं, कौंड भट्ट हैं, जिन्होंने स्फोट के सिद्धांत का विशद प्रतिपादन किया, उसकी दार्शनिक उपपत्तियों को प्रकाशित किया। दूसरी ओर जो प्रक्रिया की पद्धति व्याकरण दर्शन में आई, व्याकरण के क्षेत्र में आई, नवीन पद्धति से पूरी अष्टाध्यायी को पढ़ने का उपक्रम उसमें किया गया।
उसमें भट्ट रूपावतार में धर्मकीर्ति उसका समारंभ कर चुके थे। भट्टोजी दीक्षित ने उसको पुनः प्रतिष्ठित किया और उनकी परंपरा 16वीं शताब्दी से लगा करके 21वीं शताब्दी तक निरंतर चलती है। 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में नए वैयाकरणों ने अष्टाध्यायी का पुनः पाठ किया और यह नया प्रस्थान फिर अष्टाध्यायी का बनने लगता है, जिसमें पुष्पा दीक्षित एक स्मरणीय वैयाकरण के रूप में हमारे सामने विराजमान हैं। तो यह व्याकरण के क्षेत्र में किस प्रकार से उद्भव काल, उन्मेष काल, विकास काल और विस्तार काल, ये कई सहस्राब्दियों, कई हजार वर्षों में ये 4 चरण आज तक विकसित हो रहे हैं, होते आए हैं, यह हम देखते हैं। यही अन्य विषयों में भी हम ये जो विकास परंपरा के 4 चरण हैं, उनमें उस विषय के सातत्य को और उसके विकास को समझ सकते हैं। साहित्य शास्त्र में यदि हम देखें तो जिस प्रकार से व्याकरण के चिंतन के बीच व्याकरण की प्रक्रियाएं और कोटियां वैदिक संहिताओं में विचारित हुई हैं, उसी प्रकार से अलंकार, साहित्य, साहित्य संबंधी चिंतन के सूत्र भी संहिताओं में मिलते हैं। और अलंकृति, अलंकृति शब्द का प्रयोग होता है, उपमा शब्द का प्रयोग होता है और गार्ग्य आचार्य जो वैदिक एक आचार्य है, उन्होंने तो उपमा का लक्षण भी किया, जो कि स्वीकार्य लक्षण है। अतः तत्सदृशम इति गार्ग्य। तो यह उद्भव काल में साहित्य शास्त्र के बीज निक्षिप्त हो गए, ये हम देखते हैं। और उसका जो उन्मेष काल है, भाष्य काल है, उसमें शिलाली ने नटसूत्र लिखा, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, एक सुबंधु जो बिंबिसार के मंत्री थे, राजा बिंबिसार के, उन्होंने भी एक नाट्यशास्त्र अपना लिखा। ये नाट्यशास्त्र का विकास हुआ उसी में, काव्यशास्त्र पर भी विचार इन आचार्यों ने किया। तृतीय चरण जो विकास काल है, वह अत्यंत ही समृद्ध काल है और चिंतन की उर्वरता भी उसमें अत्यंत महनीय रूप में हम देखते हैं। बड़े बड़े आलंकारिक साहित्य शास्त्र के विचारक प्रथम शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी, 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इसमें हमारे सामने आते हैं। जाज्वल्यमान नक्षत्रों की परंपरा है। मेधावी, भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक और अभिनव गुप्त तक ये परंपरा, राजशेखर भी इसी में आते हैं। तो यह हमारे शीर्षस्थ आचार्यों की परंपरा इस 1000 साल की अवधि में हमारे सामने आती है। और चतुर्थ जो चरण है, विस्तार काल, 11वीं शताब्दी से लगा करके और 21वीं शताब्दी तक, उसमें रुय्यक, अलंकार सर्वस्वकार, ये बड़े विचारक हुए। इसमें भानुजी दीक्षित, रस पर उन्होंने नवीन विचार किया और रस की अनेक कोटियां नवीन परिकल्पित की जाती रहीं। भोज भी किस प्रकार से काव्यशास्त्र के विमर्श को पुनः व्यवस्थित करते हैं, ये जो पुनर्व्यवस्थापन है, यह किया जाता रहा। पंडित राज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित, विश्वेश्वर पांडे, श्री कृष्ण, जिन्होंने मंदार मरंद चंपू एक काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इस प्रकार से विस्तार काल में महनीय चिंतन परंपराएं विस्तारित की जाती रहीं और नई कोटियों की परिकल्पना निरंतर की जाती रही। तो यह काव्यशास्त्र के चिंतन की जो सरिता है, वह अपने ऋग्वेद के उद्गम से लगा करके और 21वीं शताब्दी तक, जहाँ कई काव्यशास्त्री हुए हैं 20वीं और 21वीं शताब्दी में, और बहुत कुछ नया भी जोड़ा जाता रहा है, विकसित होती रही है। अनेक दर्शनों का भी हम इसी तरह से विमर्श कर सकते हैं। न्याय दर्शन को यदि देखें तो उसकी कोटियों का परिगणन कुछ तो ऋग्वेद में मिल ही जाता है। महाभारत में न्याय की अनेक कोटियां, न्याय दर्शन की, उन पर विचार किया गया है। प्रमाण और प्रमाणों के भेद, उन पर भी विचार किया गया है महाभारत के अंतर्गत। तो यह उद्भव काल उसका है। उन्मेष काल, इसमें आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, ये जो 3 विद्याएं आई, उनमें आन्वीक्षिकी विद्या का सांख्य, योग और लोकायत, इन 3 दर्शनों के रूप में विकास विशेष रूप से हुआ। और फिर सूत्र ग्रंथ इसमें इस काल में आ जाते हैं। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का, वैशेषिक सूत्र वैशेषिक दर्शन का, योग सूत्र योग दर्शन का, मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का,
ये इस प्रकार से जो सूत्र ग्रंथ हैं, छहों दर्शनों के ये आ जाते हैं और बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के भी आगम ग्रंथ इस काल में सामने आ जाते हैं। तृतीय चरण जो विकास काल है, इसमें विकास के रूप में हम दिग्गज आचार्यों को देखते हैं। वात्स्यायन है, प्रशस्तपाद हैं। वात्स्यायन ने न्याय दर्शन पर न्याय भाष्य लिखा, प्रशस्तपाद ने वैशेषिक दर्शन पर वैशेषिक भाष्य लिखा और फिर नागार्जुन, असंग, सुबंधु ये बौद्ध दार्शनिकों की परंपरा एक और दूसरी ओर जो गौतमी न्याय के दार्शनिकों की परंपरा है, इनमें जो शास्त्रार्थ हुआ, इनमें जो परस्पर वाद हुआ है, उससे पूरा जो दार्शनिक चिंतन है वह अलभ्य शिखरों तक उसने आरोहण किया, बहुत ऊंचाइयों तक वह चिंतन पहुंचा और बड़े-बड़े दिग्गज दार्शनिक उसमें विमर्श करते रहे। यह जो 1000 वर्ष का समय है, प्रथम शताब्दी ईस्वी से लगा करके 10वीं शताब्दी तक, उदयनाचार्य बड़े नैयायिक 10वीं शताब्दी में इसमें आते हैं और नव्य न्याय एक नए प्रस्थान बिंदु के रूप में यहाँ विकसित होने लगता है, जिसको विस्तार काल में गंगेशोपाध्याय अपने तत्व चिंतामणि में प्रतिष्ठापित करते हैं और किस प्रकार से न्याय नव्य न्याय के रूप में विकसित हो जाता है। यह पूरा काल ही ऐसा है कि व्याकरण नव्य व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। काव्य में नए प्रयोग होने लगते हैं और बहुत विकास होता है। यह मान्यता कि 10वीं-11वीं शताब्दी के पश्चात क्षरण हुआ है। हमारी काव्यशास्त्र की, हमारी शास्त्रों की, हमारी चिंतन परंपराओं में क्षरण हुआ है। यह स्वस्थ दृष्टि नहीं है हमारी परंपरा को समझने के संदर्भ में और किस प्रकार से ये परंपराएं विकसित होती गई हैं इन 4 चरणों में, इनको आगे चल कर के इस कड़ी में कतिपय विशेष ग्रंथों पर विचार करते हुए हम देखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।